जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको ये झांसी की रानी का पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं। तो हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन चाहता दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। यानी कि वह जब यहाँ आया था, कहाँ आया था? भारत। भारत जब आया था तो उसने सभी से भी मतलब कि एक तरीके की दया मांगी थी। किस बात की? कि हमें अपना व्यापार यहाँ शुरू करने दो। तो जब भारत आ गया और व्यापार चलाने के लिए उसने तब तो सबको हाथ जोड़े, है ना, दया मांगी। अब क्या हुआ था? अब उसने उसके यहाँ पे आके रंग ही बदल गया था और उसने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाना चाह रहा था। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब वह राजाओं और नवाबों जिनसे उसने शरण ली थी उनको भी वो कुछ नहीं समझता था। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी। रानी की जो नवाबों की और राजाओं की रानियां होती थी वो तो दासी बन गई थी और अंग्रेजों की जो रानियां थी वो महारानी बन गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी दासी बनी, हाँ ये हो गया आपका। फिर है छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन सी साथ, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? दिल्ली की राजधानी छीन ली थी देख, और फिर लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया था। उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर दिया था। पेशवा जो थे वो राजा थे, उनको बिठूर में कैद कर दिया था। हुआ नागपुर का भी घात, नागपुर में भी वह धोखे से अधिकार कर लिया उसने। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक की भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रही थी। सिंध पंजाब और ब्रह्मा पर भी उसने अपना भीषण आक्रमण करके मुसीबत आई, मतलब उस पर आक्रमण कर दिया था। तो वहाँ भी सब जगह मुसीबत आ गई थी, परेशानी आ गई थी। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। यानी कि बंगाल और मद्रास का भी उसने राज्य हड़प लिया था, यानी कि वहाँ पर भी उसने अपना कब्जा कर लिया था। रानी रोई रनवासों में, बेगन गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अखबारों के अखबार, अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। तो यहाँ पर क्या किया था अंग्रेजों ने? देसी राजाओं नवाबों को का अपमान करने के लिए जिन रनिवासों में जिसमें रानियां की रहती थी, उनकी रानियों और बेगमों को दुख से बेहाल होकर रोया करती थी। यानी कि जहाँ रानियां रहती थी वो अब बहुत दुखी हो गई थी और वहाँ रोती थी। उनके गहने और कपड़े कलकत्ता के बाजारों में बेचे जाते थे। अंग्रेज अपने अखबारों में खुलेआम उनकी नीलामी के विज्ञापन छापते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लाख हार ले लो। इस प्रकार क्या हुआ था कि मतलब कि 9 लाख हार, यानी कि 9 लाख के हार, जो लक्स से मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारी जेवर जो उसमें हीरे मोती जड़े होते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। आगे देखते हैं। यूँ पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, पर्दे की इज्जत पर देसी के, परदेसी यानी कि दूसरे के, पर्दे की इज्जत यानी कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पर्दा होता है ना। तो पहले के लोग तो रानी हो या कोई भी स्त्री होती थी तो वो किसी भी अन्य पुरुष के सामने नहीं आती थी। तो यहाँ पे क्या किया था इन लोगों ने कि इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी। बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने रानी बाई की कहानी सुनी हुई है। तो उन्होंने इसका भी बहुत ध्यान से साथ दिया। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों ने मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धोतु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली के ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अंग्रेजों के मतलब की कुटियों में थी विषम वेदना। विषम माने क्या होता है? गहरा दुख था, मतलब बहुत ज़्यादा दुख था कुटियों में, यानी कि महलों में जहाँ भी वो रहते थे। तो महलों में आहत अपमान, अब महलों में जा रहे थे तो उन्हें बहुत क्या होता था? अपमान सा लगता था।
वहीं महलों में रहने वाले अपने अपमान से आहत थे, यानी कि उनको अपमान किया जा रहा था वहाँ पे। दूसरी ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के अपमान के भाव से भरे हुए थे। नाना धूधू पंत पेशवा उसी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। उधर उनकी छबीली बहन लक्ष्मीबाई ने खुलेआम रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध का ऐलान कर दिया था। इस प्रकार युद्ध का यह पावन यज्ञ शुरू हुआ, जिससे देश और देशवासियों के हृदय की सोई हुई ज्योति को जगाना था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने महान और वीरांगना रानी की कहानी सुनी थी, है ना। तो यहाँ पर ये साफ बातें हो गई है कि सबने अपने अभिमान में आके, यानी कि उनके अब उनको अपना अपमान लग रहा था कि सब हमारे महल पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे राज्य पर कब्जा कर रहे हैं, तो सबने अब तलवार उठाने की ठान ली थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ से लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। महलों में रहने वाले ने इस आग को प्रज्वलित किया था और झोपड़ी में रहने वाले भी इसकी लपटों को तेज किया था, यानी कि जो झोपड़ी में रहते थे वो भी अब न्याय के लिए, यानी लड़ने के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। स्वतंत्रता की ये चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई थी, है ना। स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, यानी कि हृदय से आई थी। झांसी चेती, यानी कि झांसी के लोग भी अब चेत गए थे, दिल्ली के लोग भी, लखनऊ के भी। तो यहाँ पे क्या है कि सब लोग को सावधान कर दिया था। लखनऊ को भी इससे अपने लपेटे में ले लिया। मेरठ, कानपुर और पटना भी क्रांति का जोर था। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थी। ये कहानी हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह सुनी थी। मेरठ, कानपुर, पटना में भी भारी धूम मचाई थी, यानी कि सब जगह ऐलान ऐसा हो गया था कि सब लड़ने के लिए तैयार थे अंग्रेजों के खिलाफ। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काल नाना धूधू पंत, तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस महायज्ञ में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। वीरवर आए काम, है ना। तो इन्होंने काम किया था किसमें? स्वतंत्रता महायज्ञ में। नाना धूधू पंत, इनका सबका नाम जो था अब अमर हो गया है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता में साथ दिया था, स्वतंत्र कराने में। स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत काल में कई बहादुर शहीद हुए। उनमें नाना धूधू पंत, तात्या चतुर, अजीमुल्ला प्रसिद्ध है। साथ ही अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में थे। और रानी लक्ष्मीबाई, उनका तो नाम है ही, जिनकी गाथा ही हम गा रहे हैं, तो ये उन्हीं के कारण हुआ था। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उनका जो है नाम कहीं भी नहीं दिखाई देता है। उनका बलिदान जो था वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। आज जुर्म कहलाती, यानी कि सब लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी भाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। इनकी गाथा छोड़ चले, है ना। अन्य ऊपर जो जिनके भी नाम बोले गए थे उनकी गाथा को तो छोड़ दिया है। उन वीरों की कहानी को छोड़कर हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष की भांति लड़ रही हैं। उसी समय लेफ्टिनेंट बाकर युद्ध के लिए आ पहुंचा है, वहां पर सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगा है। तभी क्या होता है कि रानी ने तलवार खींच ली है और दोनों के बीच युद्ध होने लगा, जो तो वो असमान था। या रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के सामने बाकर ज्यादा देर टिक नहीं सका और घायल होकर हतप्रभ सा भाग खड़ा हुआ, है ना। तो द्वंद्व हुआ आसमानों में, यानी कि दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध होने लगा था। जख्मी होकर बाकर भागा, उससे अजब हैरानी थी। वो ये सोच रहा था कि ये लड़की होकर भी इतना अच्छा लड़ सकती है। रानी बड़ी काल्पी आई, वर्षों मील अंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। रानी जो थी वो काल्पी आ गई थी। रानी आगे बढ़ी लगातार 100 मील,
है ना। 100 मील से यानी कि 100 मील तक वो घोड़े से निरंतर चलती रही। घोड़ा दौड़ाते हुए वह काल्पी पहुंच गई थी और घोड़ा जो था फिर वो थक कर धरती पर गिर गया और सीधे मर गया। यमुना के किनारे, यमुना तट, तट माने किनारे पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर परत का। यानी कि वहाँ भी राजा पहुँच गया था। अंग्रेज जो लोग थे ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया था। विजयी होकर वे आगे बढ़ी और ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया था। यमुना के किनारे अंग्रेजों को हराया उसने दोबारा से, विजयी होकर आगे बढ़ी, है ना। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर परत कर, और वो ग्वालियर पहुंच गई। यहाँ देखिए ये चित्र दिखाया गया है जिसमें कि इनका घोड़ा नीचे पड़ा हुआ है, वो मर चुका है। उधर सैनिकों ने घेरा है लेकिन वहाँ भी रानी उनसे बचकर आगे चल दी है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया थे जो ग्वालियर के अभी भी राजा हैं, उनकी ही पीढ़ी है। तो वो कौन थे? अंग्रेजों के राजा थे, वो अंग्रेजों के मित्र थे। तो उन्होंने भी उस समय राजधानी को छोड़ दिया था। विजय मिली पर अंग्रेजों ने फिर सेना घेर आई थी। अब की जनरल स्मिथ सरमुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो यहाँ क्या बताया गया है कि रानी विजयी होकर आगे बढ़ रही थी और अंग्रेजों की सेना उन्हें फिर से घेर लिया था। इस प्रकार उनका सामना जनरल स्मिथ से था और जिससे उन्होंने परास्त कर दिया था, यानी कि हार, अब उसको भी हार मिली थी। रानी के साथ उनकी सहेलियां थी कान्हा और मंदरा। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भी बहुत तबाही मचाई थी। लेकिन तभी पीछे से ह्यूरोज आ गया और रानी को चारों ओर से दुश्मनों से घिर आई थी। रानी जो थी वो घिर आई थी और उनको क्या हुआ था, बहुत ऐसा आघात हुआ था और फिर वो चोट खाकर गिर गई थी। रानी को भी ऐसा लगी थी कि अब वो नहीं बचेंगी। तो उन्होंने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई की जो सहेलियां थी उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जब तबाही मचा दी तो हीरोज आ गया और उसने रानी को चारों ओर से दुश्मनों से घेर लिया। और क्या कहते, फिर अंग्रेजों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मार काट मचाई। शत्रु सेना को पार करके आगे बढ़ गई। तभी सामने एक नाला आ गया। इस विपत्ति को पार करना अत्यंत कठिन था क्योंकि उसका घोड़ा नया था और अड़ गया था। इतनी देर में अंग्रेज घुड़सवार आ पहुंचे। अकेली रानी अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी, वार करते हुए होते रहे और अंततः शेरनी का सामना एक वीरांगना घायल होकर गिर पड़ी। उसे देश के लिए शहीद होना था। बुंदेल ने तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रानी को उन्होंने जब चारों तरफ से घेर लिया तो रानी ने बहुत साहस से काम किया, लेकिन बाद में आकर वो भी हार गई थी। क्या मतलब, थक के मारे, या उनकी हिम्मत जो थी अब उनमें कई सारे वार हो चुके थे, इसलिए वो अब सही नहीं थी और वो गिर गई थी।